अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बड़ी अहम पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस आज पाकिस्तान में हुई है और वज़ीर आज़म साहब ने ख़िताब भी किया है इस कॉन्फ्रेंस से। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये पाकिस्तान में ओवरऑल जो हमारे उलमा कराम मौजूद हैं और ओवरऑल दुनिया में इस वक्त उलमा कराम का कौम को जोड़ने के लिए, इत्तेहाद-ए-गागत के लिए, तकसीम को ख़त्म करने के लिए और जो मनफी रुझानात नज़र आ रहे हैं उनको ख़त्म करने के लिए क्या किरदार है, उस हवाले से ये बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है। और पाकिस्तान में उलमा इस्लाम काउंसिल ने इसका इनेकाद किया है। चेयरमैन इसके अल्लामा ताहिर अशरफी साहब हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपना ख़िताब किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब ने भी इस मौके पर गुफ्तगू की और फिर इस मौके पर शील्ड्स जो हैं वो भी तकसीम की गई हैं। तकरीब में उम्मत मुस्लिमा के लिए नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों के लिए एजाज़ी शील्ड्स रखी गई थी जो इस मौके पर दी गई। सऊदी अरब और फ़लस्तीन के वफूद के सरबराहान ने वज़ीर आज़म को शील्ड्स दी और वज़ीर आज़म ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को एजाज़ी शील्ड दी जो कि सऊदी सफ़ीर ने वसूल की है। और सऊदी अरब के सफ़ीर, फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म और बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के सदर को भी इस मौके पर शील्ड्स दी गई हैं। ये बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी आज की, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की उलमा कराम भी मौजूद थे। उनकी बहुत बड़ी तादाद मशाइख इसमें मौजूद थे। मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन, फ़लस्तीनी चीफ जस्टिस और सऊदी अरब के सफ़ीर इस कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। उम्मत मुस्लिमा के लिए इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करें तो इसका क्या अहम रोल हो सकता है और किस तरह से उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा किया जा सकता है। यकीनन उस पस मंज़र में अगर देखें तो ये एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर जो गुफ्तगू की वो हम आपको भी सुनाते हैं। ये है वो तारीखी एतमाद जो कि दुनिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूं कि हालिया तारीख में इससे कोई शानदार मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल अमरीकी और ईरानी क़यादत आमने सामने यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठी। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ये बातचीत देर पा अमन में जल्द बदलेगी और इस खत्ते में अमन कायम होगा और मजीद जाने ज़ाया नहीं होंगी इंशाअल्लाह। ये बड़ी अहम गुफ्तगू थी जो इस वक्त उन्होंने की। उन्होंने उलमा कराम के किरदार के हवाले से भी बात की और ओवरऑल जो पाकिस्तान का इस वक्त हमें किरदार नज़र आ रहा है अमेरिका और ईरान जंग के हवाले से, पाकिस्तान जिस बेहतरीन तरीके से सालिसी कर रहा है सारे मौके पर और जो सफारती किरदार है यकीनन पूरी दुनिया उसको देख रही है और उसको सराह रही है और उसकी हमें आउटकम्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि बड़े पॉजिटिव हैं। हमने देखा कि साल हर साल की दुश्मनी के बाद दो बड़े दुश्मनों को एक मेज़ पर डायलॉग्स के लिए बिठा देना, ये इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी थी। और अब उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, कल तक हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि मामलात शायद कुछ कशीदा होते जा रहे हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम जिसका आगाज़ किया था उसके बाद से ईरान की तरफ से भी बड़े तेज़ जो हैं वो जुमले सुनने को मिल रहे थे, लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही थी, तो लग रहा था कि शायद सूरत हाल कशीदा होने जा रही है। लेकिन एक बड़ी अहम डेवलपमेंट इस हवाले से ये हुई है कि हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये फ्रीडम प्रोजेक्ट जो है ये फ़िलहाल इसको रोक दिया है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक्स पे अपना बयान जारी किया है। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है। अब उसके बाद से ये हमें उम्मीद अब नज़र आ रही है और ये बताया भी जा रहा है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं और किसी माहिदे के बहुत क्लोज़ अब दोनों फ्रीकैन मौजूद हैं और उसके बाद कोई माहिदा हो सकता है। यकीनन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। हम प्रोग्राम में फ़र्स्ट जो हमारा सेगमेंट है उसमें बात करेंगे, इस पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी गुफ्तगू होगी और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के हवाले से और पाकिस्तान का जो इसमें किरदार है इसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ साहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और नाज़िया मुस्तफ़ा साहिबा पैनल का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर पहले क्विकली हम बात कर लेते हैं, इस वक्त जो पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस हुई है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान ने इसका इनेकाद किया है, बड़ी अहम शख्सियात इसमें शरीक हुई हैं और कौम में इत्तेहाद के हवाले से, तकसीम के हवाले से, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने के हवाले से तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ को, इस कॉन्फ्रेंस को आप किस तरह से देखते हैं? थैंक यू नाहिद। ये इस्लामाबाद का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट था जो आज मुनक़िद हुआ जी,
और जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के मुसलमान मुल्कों और मुसलमान जो शख्सियात थी वो इसमें मौजूद थी, जिसमें ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म और काज़ी अल-क़ुज़्ज़ात और मिस्र और तुर्किया, उर्दन, शाम और दीगर ममालिक के नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद थे। यहाँ पर इस्लामी मुल्कों की सफ़रा की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस तकरीब का सब जो एक तो ये है कि ये तकरीब जिन हालात में मुनक़िद हुई, जो वाक़यात चल रहे हैं उन वाक़यात के पस मंज़र में इसकी अहमियत इसलिए भी दो चंद थी कि अभी ईरान और जिस तरह से अमेरिका की जंग के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, उससे पहले एक मुसलमानों के इत्तेहाद का जो पैगाम दिया गया इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें जो पाकिस्तान का रोल था उसको न सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि उसके बाद वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक़ डार साहब, चेयरमैन सेनेट, उन्होंने भी तकरीर की। इन शख्सियात ने पाकिस्तान के आलम इस्लाम के इत्तेहाद के किरदार को न सिर्फ उजागर किया बल्कि इस बात पर इस ज़रूरत पर जोर दिया कि मुसलमानों को मुत्तहिद होकर तनाज़ात और इस्लामी मुआशरों में पैदा होने वाले मसाइल को हल करने के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की वो इस लिहाज से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्पीच थी कि उन्होंने न सिर्फ ये कि उलमाए कराम के किरदार को सराहा और उनको खराज तहसीन पेश किया कि उन्होंने मौजूदा हालात में जबकि उम्मत मुस्लिमा मुख्तलिफ तफर्रुकात और मुख्तलिफ इख्तलाफात की वजह से तकसीम का शिकार है, उसको ख़त्म करने में पाकिस्तान और दीगर ममालिक के उलमाए कराम जो हैं वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने सऊदी अरब का जिक्र किया कि सऊदी अरब की कोशिशें यही हैं कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होकर तनाज़ात और बाहमी मसाइल को हल करने के लिए एक भरपूर कुव्वत के साथ सामने आए। ठीक है। तो एक तो ये हिस्सा था और उसके बाद जो है फिर दूसरा हिस्सा जो है उसके हम उस पर फिर बात करते हैं। साफ़ी साहब, आपकी राय, जो मकसद था इस कॉन्फ्रेंस का, उसके हवाले से भी जो एजेंडा था और जिस तरह से बात की है हाफिज़ साहब ने, बड़ा अहम किरदार है तमाम मुसलमान ममालिक का कि वो पूरी दुनिया में इत्तेहाद कायम कर सकते हैं आपस में अगर इत्तेहाद होगा। और फिर ये इतने बड़े तनाज़ात में हमने देखा, वज़ीर आज़म साहब ने भी जिक्र किया कि सऊदी अरब का बहुत अहम किरदार रहा है, तुर्किया का बहुत अहम किरदार रहा है, पाकिस्तान के हवाले से हम जानते हैं, फिर कतर है, दीगर ममालिक हैं। तो इस्लामी ममालिक में इतनी कैपेसिटी है, इतनी सलाहियत है कि वो दुनिया के बड़े बड़े मसाइल हल कर सकते हैं। शुक्रिया नाहिद, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है। इस्लाम का फ़लसफ़ा यही है कि दुनिया को जोड़ना है, इंसानियत को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। इस हवाले से सुलह हुदैबिया से लेकर हबशी नजाशी तक, हबशा के जो नजाशी है उन तक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात और उनसे जो है सफ़ारती ताल्लुक़ात कायम करना, कैसर किसरा और इस किस्म के जो बाकी गैर मुस्लिम क़ुव्वतें थीं उनसे राह रस्म और सिफारती ताल्लुक़ात इस्लाम के इब्तिदाई अय्याम ही में कायम कर दी गए थे। इसी फ़लसफ़े के तहत पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का आईन का माखज़ जो है वो कुरान हकीम है और हदीस पाक है। तो ये चीज़ें जो हुकूमत कर रही है ये ऐन इस्लामी तालीमात के मुताबिक ही ये फ़रीज़ा अंजाम दिया जा रहा है और इसका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अस्करी तौर पर, सियासी तौर पर, सिफारती तौर पर एक बहुत बड़ा मुकाम दिया है आलम इस्लाम में। और अब तो जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ख़ुद फरमा रहे हैं और पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है कि सफारती सतह पे पाकिस्तान ने मशरिक़ और मगरिब की सरहदें उबूर कर दी है। मशरिक़ और मगरिब को मिलाने वाला अगर कोई मुल्क इस वक्त है और जिस पर दुनिया की नज़रें टिकी हुई है, जिसको दुनिया उम्मीद के निगाह से देख रही है, तो पाकिस्तान ही है। इसी तनाजुर में ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बर वक्त है और हम जानते हैं कि कल ही आपके प्रोग्राम में नाहिद हम शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस साहब की शहादत की बात कर रहे थे। ये धरती जो है
उलमाए हक की कुर्बानियों से बरी पड़ी है। पाकिस्तान के क़याम में भी डॉक्टर साहब तारीख़ पाकिस्तान और मुतालिक़ पाकिस्तान के उस्ताद हैं हमारे, ये आपको बेहतर तरीके से बताएंगे किस तरह उलमा का किरदार नुमाया रहा है इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क को संवारने में। तो इस वक्त भी हुकूमत के पास गोचे अस्करी तौर पे हम बहुत ही अल्लाह ताला ने हमें क़ुव्वत अता फरमाई है, और हमारे पास अस्करी क़ुव्वत भी मुसलमान मुल्कों में जो मुसलमा और तस्लीम शुद्दा क़ुव्वत है, अस्करी और जौहरी, वो भी पाकिस्तान के हाथ है। और इस वक्त पूरी इस्लामी दुनिया में, पूरी इस्लामी दुनिया में तो क्या, पूरी दुनिया में पाकिस्तान सालसी का जो किरदार अदा कर रहे हैं और दुनिया को तबाही के दहाने से जो वापस लेके आया है, और अब जो आज की खबरें हैं और कल रात से जो मस्बत खबरें चल रही है जिससे दुनिया में एक उम्मीद की लहर जाग उठी है, इसका माखज़ खुद पाकिस्तान है, इसका बरमला एतराफ़ ट्रम्प साहब कर रहे हैं। तो आपके जो कॉन्फ्रेंस के हवाले से उलमा हक के जो कॉन्फ्रेंस थी, इस किस्म के कॉन्फ्रेंस पहले भी पाकिस्तान मुनक़्क़िद करवा चुका है, और उलमा हक चाहे मशरिक़ के हो, चाहे खलीज के हो, चाहे अफ्रीका के हो, चाहे तुर्की के हो, चाहे मिस्र के हो, सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि तफ़र्रुक़ में पूरी उम्मत का, पूरी दुनिया का उसका नुकसान है, और दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ उम्मत मुस्लिमा को और इस्लाम के जो मस्बत और पुरअमन चेहरा है उसको उजागर करने में उलमा का किरदार नुमाया भी है, और उस सिलसिले में पाकिस्तान की कोशिश जो है पूरी दुनिया में इसको एक्नॉलेज किया गया है। उलमा कराम के डॉक्टर साहब इसी किरदार के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की है। उन्होंने कहा कि उलमा कराम जो हैं उम्मत में इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए, यगागत के लिए इनका बड़ा अहम किरदार है। इस किरदार को मज़ीद बढ़ाना चाहिए, उसको मज़ीद फ़रोग़ देना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमें तकसीम और दहशत गर्दी नज़र आती है, इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उलमा कराम इस मसले को भी बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं, देखिए ये जो इत्तेहाद है ये तो एक बुनियादी पॉइंट है ना, कि अगर आपके पास इत्तेहाद नहीं है तो फिर आप नाकाम है। तो ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ये जो कॉन्फ्रेंस है, आप ज़रा इसका मौका देखें कि ये कब कॉन्फ्रेंस कब हो रही है, और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पहले दुनिया जंग के और तबाही के दहाने पर खड़ी थी। आज जब कॉन्फ्रेंस हो रही है तो दुनिया उम्मीद के किनारे पर खड़ी हुई है, और नज़र आ रहा है, अमन नज़र आ रहा है। तो इस मरहले पर ये बात स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है कि ये जो उम्मीद पैदा हुई है ये किसकी वजह से पैदा हुई है। ये उम्मीद पाकिस्तान की वजह से पैदा हुई है, और पाकिस्तान के साथ के कांधे से कांधा मिलाकर जो दोस्त ममालिक खड़े थे, जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस, जैसे तुर्किया, चीन वगैरह, तो ये हम मुसलमानों की विजन से और हम मुसलमानों की कुव्वत से और हमारी गौर व फिक्र से और मेहनत से उसके नतीजे में जंग अमन में बदल रही है। तो इस मरहले पर यह पैगाम दुनिया को देना ज़रूरी है कि हम मुसलमान दुनिया में जंग नहीं चाहते, और हमारे बारे में जो तासुरात आपने फैला रखे हैं वो दुरुस्त नहीं है। हम मुसलमान दुनिया में अमन चाहते हैं, और हमने तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हुई दुनिया को वापस पलटा दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में हमने ये बताया, और इस सारी जद्दोजहद का, इस विजन का मॉडल पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के मुसलमान दोस्त हैं। इस मरहले पर हमने ये वाजे किया, और इस मरहले पर जब हम इस कामयाबी के किनारे पर जा खड़े हुए हैं और दुनिया को अमन की उम्मीद और सूरज दिखाई दे रहा है, तो इस मरहले पर पाकिस्तान ने दुनिया को अगला एजेंडा बताया है कि आपके पास करने का काम यह है कि दहशतगर्दी को खत्म करें। वो दहशतगर्दी जिसमें मौलाना इदरीस शहीद हो जाते हैं, और वो दहशतगर्दी चाहे वो आबी दहशतगर्दी हो इंडिया की तरफ से, चाहे वो फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस हो, चाहे वो कश्मीर में और फलस्तीन में लोगों का हक, जिंदगी का हक से छीना जा रहा हो, उससे निजात दिलानी है। ये यूं समझिए कि मुसलमानों का नैरेटिव, हम अमन के दाई हैं
और हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, ये बताया गया इस कॉन्फ्रेंस में। ठीक है नाज़िया, इस कॉन्फ्रेंस की सिग्निफिकेंस आप कैसे देखती हैं? और जो गुफ्तगू यहाँ पे हुई और वज़ीर ख़ारिजा नायब वज़ीर आज़म उन्होंने भी कहा कि उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद जो है वो वक्त का तकाजा है। ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है और पाकिस्तान के हवाले से, ये मुसलमानों के हवाले से जो गलत तासुर पूरी दुनिया में पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, हमने अमली तौर पर साबित किया है कि हम अमन के दाही हैं। हम ये चीज़ साबित कर चुके हैं, हम पूरी दुनिया में अमन फैलाना चाहते हैं और इतनी बड़ी जंग अगर पाकिस्तान रुकवा सकता है तो फिर इससे ये सब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया नाहिद आपका। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान अमन का दाई है और हमारा जो इस्लाम का फ़लसफ़ा है, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि प्रैक्टिकली उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, ना सिर्फ अपने दाखिली मामलात में बल्कि पूरी दुनिया में अभी जो सूरत हाल चल रही है। ख़ास तौर पर अगर हम अभी मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल देखें और जो आपने जैसे कि अभी आपने बात की कि ईरान और जो अमेरिका की जो जंग है उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान ने अमन के लिए, पाकिस्तान ने जंग रुकवा के कितना बड़ा दुनिया के ऊपर एक मैसेज छोड़ा है कि पाकिस्तान के बारे में 9/11 के बाद से ख़ास तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुसलमानों के बारे में जो एक हमने इस्लाम फोबिया देखा और हमने देखा कि मुसलमानों से कितनी नफरत और इनको शरपसंद और दहशतगर्द ना जाने क्या क्या चीज़ें हमें सुनने को मिली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की अभी जो मौजूदा हुकूमत है, ये जो वक्त है और जितनी एफर्ट्स उन्होंने की हैं, इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे जो मुसलमान ममालिक हैं वो अमन चाहते हैं, वो दहशतगर्दी नहीं चाहते, ना हम दहशतगर्दी को फ़रोग देते हैं और हम इंतशार पसंदी को नापसंद करते हैं, ना उसका साथ देते हैं। इस तरह पाकिस्तान के अंदर भी हमने देखा कि जब भी ऐसी कुव्वतें, कुछ ऐसे अनासर, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को जब भी कुछ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, हमने हमेशा उन कुव्वतों का मुकाबला किया है, उन जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान का नाम, मुसलमानों का नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो उल्मा की कॉन्फ्रेंस है इसमें कि ये इस टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे मौका के ऊपर जब पूरी दुनिया जंग के दहाने पर खड़ी थी और ये खदशा था खुदा ना खास्ता अमेरिका और ईरान के अलावा जो हमारे दूसरे ममालिक है कहीं वो उसमें कूद ना जाए। पाकिस्तान की तरफ पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा किया है। अभी मुझे एक ब्रेक पर जाना है और ब्रेक से हम वापस आएंगे। पाकिस्तान का जो किरदार रहा है इस सारे मामले में और जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जंग के हवाले से, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। हाफिज साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सर, इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जंग के हवाले से, उसके हवाले से मैं चाहूँगी कि पाकिस्तान का ऑब्वियसली किरदार बहुत अहम है। जो सिफारती कोशिशें हैं, पाकिस्तान ने बड़ी संजीदा कोशिशें की हैं और बड़े मस्बत अंदाज में, बड़े ज़बरदस्त तरीके से, खामोशी के साथ अपना काम जो है पाकिस्तान करता रहा है। और जब बड़े शकूक हमें और शुबहात नज़र आ रहे थे कि शायद अब ये जंग फैलेगी और जो चीज़ें सामने आ रही थी, लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह कोई मुआहदा होने जा रहा है और कोई बेहतरी की अब उम्मीद जो है वो पैदा हो गई है। बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की बात आप कर रही हैं और ये उम्मीद अफजा पैगाम आज वज़ीर आज़म ने भी ये जो पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में उसमें दिया था और उसमें बताया था कि 47 ईयर्स के बाद पाकिस्तान की सालिस कोशिशें इस तरह से रंग लाई कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका को आमने सामने बिठाने में कामयाब हुआ और मुज़ाकरात की एक टेबल पर बैठकर दोनों ने ऐसा मकालमा किया जिसके नतीजे में हम अब पायदार अमन की तरफ बढ़ने के उम्मीद अफजा पैगाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए कोशिश ही कि इसमें जो स्पाइलर्स थे, ख़ास तौर पर इंडिया और इजराइल, उनकी कोशिशें यही थी कि ये मुआहिदा ना हो और जंग जो है इसमें दीगर ममालिक भी शामिल हो जाएं ताकि ख़ित्ता जो है मुस्तकिल जो है एक बारूद के ढेर पर कायम रहे। लेकिन इस मामले में पाकिस्तान, चीन, तुर्किया और ख़ास तौर पर सऊदी अरब, इसका जो रोल है आज प्राइम मिनिस्टर ने उसको बड़ा नुमाया तौर पर उजागर किया कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इसमें बहुत पेश काम करते रहे हैं और अब जो मुआहिदा होने जा रहा है जिसकी उम्मीद बहुत करीब से हम देख रहे हैं कि, और ये खबरें भी आ रही हैं कि आइंदा 48 घंटों में दोनों ममालिक जो हैं, जो दोनों मुतहारिब ममालिक किसी फैसला कुन मुआहदे के करीब पहुंच सकते हैं
और ये मुआहदा यकीनन जब भी होगा, ईरान और अमेरिका की जंग की जब भी बात होगी तो उसमें जब भी सालिसी का नाम आएगा तो पाकिस्तान का किरदार सबसे नुमाया होगा और पाकिस्तान का नाम सबसे बुलंद होगा। पाकिस्तान की ये कोशिशें जो हैं ना सिर्फ ये कि खित्ते में पायदार अमन कायम करेंगी, बल्कि एक हम देख रहे हैं कि एक नई मईशत जो है दुनिया को वो जन्म ले रही है कि जो ही ये मस्बत पैगाम आया कि दोनों ममालिक जो हैं वो मुआहदे के करीब पहुंच रहे हैं, उसके साथ ही आलमी इक्तसादी जो मार्केट है उसमें बहुत तेज़ी आई है और तेल की कीमतें भी कम हो रही हैं, दुनिया एक सुकून की तरफ बढ़ रही है। अगर पाकिस्तान की ये सालिसी कोशिशें कामयाब हो जाती हैं तो यकीनन ना सिर्फ ये कि खित्ता खलीजी ममालिक और खलीज का ये हिस्सा जिसमें ये दोनों ममालिक जो हैं जंग कर रहे थे, ना सिर्फ इसमें अमन कायम होगा बल्कि इसके ज़रिए दुनिया में ऐसे तनाज़ात जिसमें दो मुतहारिब कुव्वतें या उससे ज़्यादा कुव्वतें जो हैं आमने सामने हों, उन्हें भी एक रास्ता मिलेगा कि वो मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसाइल को हल करें। और इसके पीछे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके पीछे यकीनन वज़ीर आज़म ने दुरुस्त कहा कि इसके पीछे आलमी एतमाद था, इसके पीछे यूनाइटेड नेशन की फोर्स थी, इसके पीछे आलम इस्लाम था हमारे पीछे। तो ये तमाम कुव्वतें ऐसी थी जिसके नतीजे में दोनों ममालिक जो हैं वो एक टेबल पर आए हैं और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द जो है ये कामयाबी दुनिया को नसीब होगी। साफ़ी साहब, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई है चीनी वज़ीर ख़ारिजा से और वहाँ भी इस हवाले से ऑब्वियसली तबादला ख्याल हुआ है, चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, सालिसी कर रहा है। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने वक्ती तौर पर आर्जी तौर पर प्रोजेक्ट उनका जो फ्रीडम है उसको भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर और दीगर जो ममालिक हैं उनकी दरख्वास्त पर हमने रोका है। वज़ीर आज़म साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया। ये सारे ऑप्टिक्स हैं, चीज़ें एक पॉजिटिव समत में हमें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। नाहिद, आपके प्रोग्राम में हम कई मरतबा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि ट्रंप जो करते हैं वो कहते नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं। तो कल बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई थी पूरी दुनिया में। परसों उससे 2 दिन पहले की बात है जब ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया है, जिसको फास्ट बोट्स कहा जाता है, जिसमें सिविलियन के बारे में इतलात है ईरान की तरफ से कि उनकी शहादतें हुई है। तो उसके बाद फिर जो वाक़यात हुए हैं यूएई में, जिसकी पाकिस्तान ने कंडेमिनेशन की है और पाकिस्तान ने उन हमलों की तरदीद की है और फिर ईरान ने भी कहा कि हमले उन्होंने नहीं की। तो ये तमाम चीज़ें जो है डी एस्केलेशन की बातें हैं। और कल रात जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात थी और अमेरिका में सुबह अमेरिका के सेक्रेटरी ख़ारजा मार्को रूबियो ने जो प्रोजेक्ट फ्रीडम के ख़ात्मे और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को भी मुअत्तल करने के जो अंदिए दिए, और आज डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से उसकी तौसीक़ और तायीद की है, और बल्कि कई जो ट्रंप के करीबी हल्कों के जो सहाफ़ी है उनको तो उन्होंने रख्त सफ़र बांध के पाकिस्तान जाने की तैयारियों के इंडिया भी दिया है। कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स को मैं देख रहा था जिसके मुताबिक कि वो पाकिस्तान आने के लिए सूटकेस रेडी, सूटकेस बांधे जा रहे। तो ये तमाम बातें मस्बत है। इस पे दुनिया के आलमी मईशत ने भी मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। 2 से 3% मगरबी मार्केट और एशियाई मार्केटों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ऊपर गया है। और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा ये हुआ कि चीन ने इराक़ची साहब की मेज़बानी भी इस क्रूशल वक्त में की है। और वांग यी साहब जो है वो जो बहुत ही एक मुस्तनद नाम है दुनिया की सफारतकारी में, उनसे उनकी बड़ी डिटेल मुलाकात हुई है। और वहाँ से इराक़ची साहब का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता और बातें करना और पस पर्दा ज़ाहिर पाकिस्तान के साथ भी बातचीत चल रही होगी। तो ये तमाम चीज़ें हमें यकीनी तौर पर ये कहना चाहिए कि मस्बत बातें हैं, डील होने जा रही है। और मेरा अंदाज़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन से पहले
यानी 14 मई जो है उनका शेड्यूल है चीन जाना, तो उससे पहले इम्कानात मौजूद है कि फरीकैन जो है वो किसी डील के नतीजे पे पहुँचे। और अभी थोड़ी देर पहले ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनको अमेरिका की जानिब से तफसीलात मिल चुकी है, डिटेल मिल चुकी है, और पाकिस्तान के ज़रिए पासदारान इनकलाब और ईरानी हुकूमत जो है वो अमेरिका को जवाब देने जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि चीज़ें इस हद तक अब मुकम्मल हो चुका है, ये सारा मामला बहुत क्लोज है डील के, जो कि बताया जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर अंदर ये सब हो सकता है, आप कैसे देख रहे हैं सर? नाहिद, आप जानती हैं कि जंग का सबसे बड़ा हथियार धोखा होता है, कि आप धोखे में रखें दुश्मन को और दुनिया को भी धोखे में रखें आप क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। फिर जंग का एक दूसरा हथियार अपने अवाम को मुखातिब करना होता है कि उनके भी हौसले बुलंद रहें, और अगर कोई वहां से मुखालफत की लहर उठ सकती है तो उसको भी संभाल लिया जाए। मतलब कल के अखबारात पे जो ईरान भी और अमेरिका भी, वहाँ ये इस किस्म के तज्जिए और खबरें और कॉलम और इदारिये शाये हुए कि अब बस करें। ये दोनों जगह ये हुआ। तो एक तो ये, और दूसरे मैंने आपसे किया धोखे की बात की। देखिए ये धोखा भी साथ साथ चल रहा था, धमकियां भी साथ साथ चल रही थी, और साथ साथ मुस्बत इकदामात भी हो रहे थे। क्या मुस्बत इकदामात हो रहे थे? आपको याद है कि ईरान के एक शिप पे हमला हुआ, उस पर कब्जा कर लिया गया और लोगों को यरगमाल बना लिया गया। ये पाकिस्तान के रास्ते गवादर तक ये चीज पहुंची और इन लोगों को ईरान के हवाले कर दिया। जो कौमें या जो ममालिक जंग लड़ने जा रहे हो, जो एक दूसरे को तबाह करने के दावे कर रहे हो, ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की बात हो रही हो, क्या उनके यहाँ ऐसे कैदियों का और जहाज़ों का तबादला होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जिस प्रोसेस का आगाज किया था वो प्रोसेस चल निकला है। अब तारीख इसे इस्लामाबाद प्रोसेस के नाम से याद रखेगी, और जब तक अमेरिका और ईरान के दरमियान मामला सेटल डाउन आगे मुस्तकबिल में होते रहेंगे तो ये इस्लामाबाद प्रोसेस के टाइटल से होते रहेंगे। ठीक है, इस हवाले से ऑब्वियसली हमारी गुफ्तगू रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे एक बड़ा अहम हमारा एक पाकिस्तान की जो जीत है जिसका जश्न मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, मार्का हक के हवाले से गुफ्तगू करनी है। और 6 मई 2025 हम सब जानते हैं कि जिस तरह से भारत ने आधी रात को हमेशा की तरह जो भारत का एक वतीरा रहा है, उन्होंने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया और ये शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ये जहन में रखने की ज़रूरत है, हमेशा से पाकिस्तान का यही इंडिया का यही वतीरा रहा है कि वो पाकिस्तान पर इसी तरह से हमला करता है और मासूम लोगों को निशाना बनाता है। और भारतीय हमलों में पाक फौज के 11 जवान, खवातीन और बच्चों समेत 40 शहरी हमारे इसमें शहीद हुए। फिर मार्का हक पाक फौज ने 2 दिन बाद मार्का हक के तहत भारतीय जारियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। मार्का हक जो है वो पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत है, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इंडिया के लिए कि आइंदा भी कभी ऐसी किसी मुहिम जोई का आपने इरादा किया या आपने सोचा तो फिर इससे भी ज़्यादा शदीद किस्म का रिएक्शन देखने को मिलेगा। और मार्का हक का 1 साल चूँकि मुकम्मल हो रहा है तो मुल्क भर में इसका जश्न मनाया जा रहा है, मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, सिटीज़ में नौजवान जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन जो हैं वो हो रहे हैं, तकारीब का इनेकाद हो रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं, और नौजवान इसको ये समझते हैं कि ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन बुनियादन मरसूस, इसमें अल्लाह ताला की मदद को हमने खुद देखा है, हमने खुद ऑब्जर्व किया है कि किस तरह से अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की मदद की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस मौके पर गुफ्तगू की, वो शॉट आप देख लें, और जो उन्होंने उस वक्त खिताब किया था वो आप देखें, और उसके बाद फिर वापस आके उस पर बात करते हैं। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में इस तरह सफबंद होकर लड़ते हैं जैसे कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार।
नाज़िया, ये वो तारीख़ी लम्हात थे जो पूरी कौम ने ऑब्ज़र्व किए और सीसा पिलाई दीवार की जो बात की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल ने जिस तरह से कौम का हौसला बढ़ाया, और ये बहुत ज़रूरी होता है इस मौके पर, और लम्हा ब लम्हा जो आगाही उनको जंग के हवाले से मिलती रही, जिस तरह से सारा उनको बताया गया, ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़तह थी और आज भी हम इसी को याद कर रहे हैं और पाकिस्तान सुरखरू हुआ इस हवाले से। बिल्कुल नाहिद, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुआ है और इसी वजह से हम पूरा जो है पूरे पाकिस्तान में तकरीबात जो हैं वो उनका इनेकाद किया जा रहा है। आज भी एयर हेडक्वार्टर में तकरीब हुई, बहुत ज़बरदस्त थी। मुझे भी वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ तो मैंने देखा जो हमारे ख़ासी हैं जिन्होंने इंडिया के राफ़ेल, जिन्होंने उनके MiG-29 और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम को जो उन्होंने जिस तरह से डैमेज किया और जिस तरह से वहाँ पर तालियाँ बजी, जिस तरह से वो हाल तालियों से गूंज उठा, वो एक जज्बा, वो एक जोश देखने लायक था। और एयर चीफ ने उनको शाबाशी दी और जिस तरह से उनसे मिले, मुझे एज अ पाकिस्तानी देख के बहुत प्राउड फील हो रहा था कि हमारे जो एयरफोर्स के नौजवान हैं, अगर आप उनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो आपकी वही होती है, बिल्कुल वही होती है। तो देखिए, हमने इंडिया को तो मालूम नहीं था कि उनके जहाज कहाँ गिरे हैं, उनकी लोकेशन तक मालूम नहीं थी। ये पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान ISPR ने उनको निकाल के दिखाया कि भाई ये लोकेशन है, यहाँ पर आपका हमने तैयारा मार गिराया है, राफेल वहाँ पड़ा है, आपका MiG-29 वहाँ पड़ा है, आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके 2 बैटरीज को हमने वहाँ डैमेज कर दिया, देख लिया। और वो अपनी आज तक अपनी आवाम को वो ये नहीं बता सके कि उन्होंने उनके कितने जहाज जो हैं वो ये पाकिस्तान ने मार गिराए हैं। ये पाकिस्तान ने बताया कि 8 जहाज उनके मार गिराए हैं और उनके एयर डिफेंस सिस्टम, उनकी 2 की बैटरियों को हमने डैमेज किया, अरबों डॉलर का उनका नुकसान हुआ है। और ना ही देखिए, इंडिया का $92 बिलियन का डिफेंस का बजट है जो पाकिस्तान से 9-10 गुना ज्यादा है। और उसके बावजूद, और मोदी सरकार ये कहती थी जब 2019 में पाकिस्तान ने उनके जहाज मार गिराए ना, तो कहता था कि मुझे राफेल का बड़ा इंतजार है, आज राफेल हमारे पास होता तो पाकिस्तान ये ना करता। लेकिन जब राफेल आया तो पाकिस्तान ने बताया कि सिर्फ राफेल आने की बात नहीं थी, उसको उड़ाने वाले भी तो चाहिए, वो तो भी चाहिए था ना। तो हमने उनको दिखा दिया कि राफेल कोई बड़ा काम नहीं कर सकता था। लेकिन ISPR में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये जो 6, 7, 8, 9, 10 मई तक सब कुछ हम लाइव अपडेट देते रहे, तो हमने उनको बताया कि राफेल बहुत अच्छा जहाज है, बस उसको चलाने वाला जो है ना वो अभिनंदन ना हो ना, वहां तो सबके सब अभिनंदन में अभी जो लेटेस्ट हमने उनके राफेल मार गिराए हैं तो उसके लिए भी फिर हौसला भी वैसा चाहिए ना। तो ये सारी चीजें भारत आज तक, हम कल भी बात कर रहे थे, उसके जो जख्म है ना वो आज तक हरे हैं और इसको वो सारी रहती दुनिया तक और रहती उनकी जो जिंदगी है मोदी सरकार की अपनी, तो वो भूल नहीं सकेगा कि पाकिस्तान ने उसके साथ जो कुछ किया। ना सिर्फ नहीं 6 और 7 मई को, बल्कि देखिए इंडिया ने, मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान ने उसके रिस्पॉन्स में हमने ये ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस किया था। उन्होंने की तो बहावलपुर में, जम्मू में उन्होंने मासूम शहरियों पर, उसमें बच्चे थे मासूम जो उन्होंने उसमें शहीद हो गए। फिर ISPR ने कहा था कि अब हमारे जवाब का इंतजार करें। फिर हमने ऐसा जवाब दिया जो वो आज तक सुन रहे हैं। और कभी वो ISPR का YouTube चैनल बंद कर देते हैं, कभी हमारे मुख्तलिफ जो YouTube चैनल्स है जिनके ऊपर उनका सारा मवाद दिखाया जाता है कि हमने कहाँ किस लोकेशन पर उनके जहाज मार गिराए हैं। तो आज तक वो कहाँ से ये सब चीजें रोकेंगे जब अमेरिका जैसी ये आपने जो बात की कह रहा है, ये हमने देखा कि इत्तलात और नशियात की मिनिस्ट्री हाफिज साहब सब लोग, हमने ये देखा कि किस तरह से उन्होंने हैक किया और जो इंडियन चैनल से वहाँ पे पाकिस्तान के तराने चल रहे थे और हमारे जो फौजियाँ नजर आ रहे थे, फील्ड मार्शल की तकरीर उस पर दिखाई जा रही थी। तो पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी जगह छोड़ी नहीं, कोई स्पेस छोड़ी नहीं कि जहाँ पे उनको मुंह की ना खानी पड़ी हो इंडियंस को। हाफिज साहब, हमारे तो जो पायलट्स हैं उनका जो जज्बा है वो इतना बुलंद था कि वो तो अपनी वसीयत लिख कर गए थे। नाहिद, ये इस सदी की सबसे बड़ी फजाई जंग थी जो इस मार्के में देखी गई और तारीख इसे हमेशा याद रखेगी। इस मार्के ने एक जो सबक दिया कि दुनिया में जो तनाज़ात हैं उनकी मालूमात खुद एक मैदान जंग बन जाती हैं। और हमने ये देखा कि हमारी तरफ से जो मालूमात फराहम की जा रही थी जंग की, और दूसरी जानिब इंडिया की तरफ से जो झूठे बयानिए, झूठे अफसाने घड़े जा रहे थे, उसके मुकाबले में पाकिस्तान सच्चाई और पाकिस्तान हकीकत पसंदी के पर मबनी जो खबरें दे रहा था, दुनिया ने उस बयानियों को तस्लीम किया। और यही वो बयानिया है जिसने इंडिया को ना सिर्फ ये कि जिल्लत आमेज शिकस्त से दोचार किया, बल्कि सफारती तन्हाई
और जो जख्म उसको इस मार्का हक और बुनियाद मरसूस में मिले वो आज भी उसको चाट रहा है। और इंशाल्लाह जब तक ये तारीख जो है जिंदा रहेगी और वो इसी तरह नामुराद होता रहेगा, जख्म चाटता रहेगा। ठीक है, और नमक पाशी भी होती रहेगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 11 कर दिए जहाज और वो मजीद वो दुनिया को भूलने नहीं देते हैं। ऑब्वियसली वो तो हर तकरीर में हर दूसरे दिन याद दिला देते हैं। वो तो अभी ईरान साहब भी बार-बार से ठीक है, कहते हैं, वो भूलने नहीं देते हैं। अच्छा साफी साहब, ऑब्वियसली ये चीज़ भूलने वाली नहीं है और ख़ासतौर पर पाकिस्तानी कौम इसको हमेशा याद रखेगी। जो मैं पहले बात करी थी, 1 साल मुकम्मल होने पर जिस तरह से पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है और हमारे नौजवान जितने एक्साइटेड हैं इस सारे मामले को लेकर। फिर 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर हुई है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्क से वालेहाना मोहब्बत का इजहार हुआ है। फनकारों ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं दुनिया भर में जहाँ भी मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि मार्का हक के बाद उनका सर बुलंद हो गया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। जी नहीं, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की सलाहियत को तस्लीम किया है कि वो अपने से बहुत बड़े अददी लिहाज से दुश्मन को ज़मीन बोस करवा सकता है, ज़मीन पे लिटा सकता है, नाक रगड़ने पे मजबूर कर सकता है। जिस तरह कहा गया कि मशीनें उनके साथ भी, जहाज़ उनके साथ भी जदीद थे। राफेल जहाज़ जो है वो दुनिया के जदीद तरीन जहाज़ों में शुमार होता है, लेकिन यहाँ पे मशीनों से ज़्यादा इंसानों की अहमियत ज़्यादा होती है और मैन बिहाइंड द मशीन जो है वो मैटर करता है। वहाँ पे जो जज्बा था वो हमारे यहाँ जो जज्बा शहादत है, जो वतन की मट्टी और वतन की हुर्मत पर मर मिटने का जो एक जोश व जज्बा है, वहाँ पे वो नहीं है। वहाँ का पायलट भी जानता है, वहाँ का फ़ौजी भी जानता है कि उनका उड़ाया हुआ जहाज़ और उनकी चलाई हुई गोली हिंदुस्तान की कोई खिदमत नहीं है, बल्कि वो मोदी की नफरत अंगेज सियासत और हिंदुत्व की गंदी सोच के लिए वो क्यों कर अपनी जान की बाजी लगाएं। और दूसरी जानिब पे चूँकि पाकिस्तान हक पे है, बरहक है, और पाकिस्तान का जो पायलट है, पाकिस्तान का जो ज़मीनी फ़ौजी है, पाकिस्तान का जो समंदरी फ़ौजी है, वो तमाम इस जज्बे से मामूर है कि ये ममलकत खुदादाद अल्लाह ताला की जानिब से पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए एक तोहफ़ा है और इसकी हिफाजत जो है उन पे फ़र्ज़ है। पाकिस्तान ने कोई एग्रेशन नहीं की। इंडिया ने अपने तौर पर दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ी डार्क फाइट लड़ने की कोशिश की, स्टैंडिंग डार्क फाइट करने की कोशिश की और पाकिस्तान को कमज़ोर और पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने उसका ऐसा जवाब दिया कि राफेल सामने आया, उनके कोई दूसरा जहाज सामने आया, उनका रूसी डिफेंस सिस्टम S-400 सामने आया, हर चीज़ तहस नहस हो गई और मोदी को आधी रात बौखलाहट में उठ के डोनाल्ड ट्रंप साहब से मिन्नत समाजत करके अपनी जान बख्शवानी पड़ी और जंग रुकवानी पड़ी और उनको अपने यानी उनकी सियासी जो मौत थी वाक़या हो चुकी थी। पाकिस्तान अगर चाहता तो ये 6-7 जो दुनिया तस्लीम कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो 11 कर चुके हैं और उसके साथ वो ये भी कहते हैं कि खूबसूरत जहाज, वाकई राफेल बहुत खूबसूरत जहाज है, फ्रांस का एक शाहकार जहाज है, लेकिन कितनी डाउन हो गई लेकिन उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान के जेफ थंडर 17 और पाकिस्तान के फाल्कन्स और पाकिस्तान के F-16 तैयारों और उसमें मौजूद शाहीनों ने जिस तरीके से हमला किया और जवाबी तौर पर जिस तरीके से तहस नहस किया फिजाई सिस्टम को, नेवी सिस्टम के, वो विक्रांत नामी जो इनके एक बहुत बड़ा कोई बेड़ा था जो पाकिस्तान की सरहद, पाकिस्तानी पानियों में पाकिस्तानी हुदूद की जानिब बढ़ रहा था, जिस पे इंडिया को बड़ा नाज था। 300 किलोमीटर से पहले ही पाकिस्तान ने तनबीह की कि जहाजों से अगर ज्यादा विक्रांत का अंजाम चाहते हैं तो फिर पाकिस्तानी हुदूद में आके दिखाए। वो वहीं पे रुका और वो मोदी की सरकार की थोड़ी सी अक्लमंदी थी, वरना समंदर, जमीन और फिजा हर जगह पे पाकिस्तान में खौफ भी था, मौत का खौफ था, शिकस्त का खौफ था, खौफ में मुब्तला थे। ऑब्वियसली अब वो आगे नहीं बढ़ सकते थे और जज्बे जाहिर है उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। वहां पर हमें जज्बा नजर नहीं आ रहा था, वहां मौत का खौफ था, वहां बदएतमादी थी अपनी हुकूमत के ऊपर, अपनी रियासत के ऊपर, अपनी
अफवाज के ऊपर, तो वहाँ आम जो सिपाही है वो इस तरह से लड़ नहीं सकता था। हमारी तो अवाम भी बाहर निकली हुई थी कि हम भी ड्रोन रोक लेंगे और हम भी इस जंग को जीतने में अपना किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल नाहिद, यही सच और हक और बातिल का फ़र्क होता है। अभी हम सब दोस्तों ने पाकिस्तान के शाहीनों का और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जज्बे का जिक्र किया। मैं पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स के एक स्लोगन का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे जो पायलट्स हैं वो अपने घर की किसी दीवार पर, किसी अलमारी की दरवाजे के अंदर या किसी ना किसी जगह ये बात ज़रूर लिखते हैं कि एक रोज़ अगर हम उड़ें और पलट के ना आए तो परवाह न करना, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए गए हैं और अमर हो जाएंगे। एक बात तो ये है जज्बा और ये है शौक़ शहादत और ये अपने वतन की मिट्टी के साथ ताल्लुक़ की बात है। एक बात ये है। दूसरी कि अपनी कामयाबियों की, अपनी फतेह की याद बनानी क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है, आपको याद होगा, बल्कि अभी इन्हीं दिनों भी आपने वो मोदी की तकरीर के चंद जुमले सुने होंगे जिसमें वो कह रहा था कि मैंने अपनी फ़ौज को खुली छुट्टी दे दी है कि वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दे। ये है वहाँ की बदनीयती और पाकिस्तान के बारे में खुब से बातन, और इस चीज़ को याद दिलाने के लिए अपनी कौम को कि दुश्मन उसके अज़ाएं अब भी वही है, उसने शिकस्त खाई जरूर है लेकिन उसकी नीयत दुरुस्त नहीं हुई। तो लिहाजा जब तक उनकी नीयतों का फतूर जारी है हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है और हमें पीछे नहीं हटना। तो ये हमारा ये जो हम मना रहे हैं इस ऑपरेशन राय हक की यादें, मार्का हक की यादें और इसकी कामयाबी की खुशगवार यादें, तो दरअसल हम अपनी कौम को और अपने बच्चों को और आने वाली नस्लों को ये बताना चाहते हैं कि दुश्मन के अज़ाइम क्या हैं और हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किरदार अदा करना है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दुश्मन को उसकी नाकामी हम याद कराते रहेंगे और अपनी फतह का जश्न हम मनाते रहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं तमाम तर पैनलिस्ट में मौजूद थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।